नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ पलक। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन न्यूज पॉइंट में, जहां आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। ये खबरें राजनीति की हलचल हो, अपराध की बड़ी वारदातें हो, खेल जगत की ताजा गतिविधियां हो या फिर फिल्मी दुनिया की चर्चित खबरें। हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा आपको इस खास पेशकश में। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। वैश्विक मंच पर भारत का डंका एक बार फिर बजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजकर भारत का मान बढ़ाया है। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट प्रदान किया गया। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वैश्विक मंच पर भारत का डंका एक बार फिर बजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। ये पल न सिर्फ पीएम मोदी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बन गया, जब स्लोवाकिया की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। स्वागत की गूंज ऐसी थी कि स्लोवाकिया की सड़कों पर वंदे मातरम के सुर गूंज उठे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजकर भारत का मान बढ़ाया। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान किया। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। ये किसी विदेशी देश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान के बाद प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया के लोगों और सरकार का आभार जताया। पीएम मोदी ने सम्मान दोनों देशों के बीच की गहरी दोस्ती को समर्पित किया। स्लोवाकिया में मिले सर्वोच्च सम्मान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आभार जताते हुए कहा कि यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि आज रात ब्रातिस्लावा में मुझे ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है। मैं इस सम्मान के लिए स्लोवाक गणराज्य के नागरिकों और सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान भारत के 1.4 अरब नागरिकों का सम्मान है। मैं इस विशिष्ट सम्मान को भारत और स्लोवाकिया के बीच स्थायी मित्रता तथा गहरे संबंधों को समर्पित करता हूं। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ भी एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस मुलाकात में व्यापार, तकनीक और वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। स्लोवाकिया का यह सर्वोच्च सम्मान और पीएम मोदी का यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद ये विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी और उनके पास से लाखों रुपये बरामद होने के बाद जांच तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। मामले में राजनीति बढ़ गई है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद ये विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है।
मामले में 2 की गिरफ्तारी और उनके पास से लाखों रुपए बरामद होने के बाद जांच तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया है। मामले में राजनीति बढ़ गई है। इस मामले पर राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष और अन्य लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो टीम SIT की है वो शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए वह मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करने का अवसर, उसका उन्होंने अनुरोध किया है और उसके तत्काल बाद वो यहाँ का आकर के कार्य शुरू करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावे पे जो चोरी हुई है, हमारे जो मंदिर में जो आभूषण आए उनको गायब कर दिया गया है, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। ऐसे अपराधियों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय न्यायालय को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए और एक पूर्व न्यायाधीश के संरक्षण में एक समिति गठित करनी चाहिए और सघनता से जांच होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं बचने चाहिए जिन्होंने राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ किया है, चोरी की है। तो हमारी तो सरकार से भी प्रार्थना है, जो SIT गठन हुई है उसमें भी सघनता से जांच हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये लोग मानेंगे। राम जन्मभूमि में जो चोरी हुई है, हमारी आस्था विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारी लोगों की आस्था है प्रभु श्री राम में, लेकिन जिन्होंने वहां पर चोरी का घोर अपराध किया है, सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो है उस पर और उच्च न्यायालय जी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से कहूंगा कि उस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि यूपी सरकार में मंत्री सफाई दे रहे हैं। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। जब SIT की टीम गठित की गई है तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। अभी जिम्मेदारी सरकार की बड़ी बनती है, मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग उनको बड़ी बनती है कि सही बात जनता के सामने आके बता दें। आखिर प्रभु राम के मंदिर में जिस तरह की आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो दान पात्र होता है उनके पैसों में चोरी हुई है, ये ठीक नहीं है। अगर इसकी इंक्वायरी हो जाती है, झूठ का झूठ सच का सच सामने आ जाएगा। भगवान राम का मंदिर है, उसका एक ट्रस्ट बनना है और उस ट्रस्ट से सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बात आई है, वहाँ के लोगों ने डिमांड किया तो SIT की गठन हो गया है। अब SIT उसकी जांच करेगी और जांच में जो तथ्य सामने आएगा उसको आपके सामने रखा जाएगा। राम मंदिर में पहले जमीन का घोटाला सामने आया। 18,000 की जमीन 2.5 लाख से लेकर करोड़ों तक बिकी। और किन लोगों ने पैसा बनाया? उन्हीं लोगों ने इर्द गिर्द घूमकर बनाया, जो अपने आप को धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बताते हैं। अब चंदा घोटाला सामने आ रहा है और उससे ध्यान भटकाने के लिए दर दर की बातें करी जा रही हैं। भगवान राम के नाम पर जो पाप ये कर सकते इन्होंने किया, और इसीलिए भगवान राम ने इनको अयोध्या नगरी में ही हराया। अभी भी ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदार इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये केवल मुख्यमंत्री जी ने ही नहीं दी, देश के प्रधानमंत्री का पहले आ गया फोन है, उन्होंने ही SIT घोषित करने की बात कर दी थी, सीधे आ गया था। तो रात को हो गई होगी SIT का गठन। विपक्ष पहले से ही सर सवाल खड़े कर रहा था कि कौन विपक्ष है ये जरा हमको बताओ, उसके 1-2 नाम बताओ। अखिलेश ना, हाँ, अच्छा अखिलेश कह रहा है तो ठीक है, कह रहा हुआ। जबकि राम मंदिर में चोरी की घटना पर संत और मौलाना भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल जरूरी कार्य है और ये अवश्य ही होना चाहिए। अयोध्या जन्मभूमि राम मंदिर से करोड़ों देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। उस आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। जिस प्रकार से सूचनाएं मिली
कि जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की जो भगवान श्री राम को दान आता है, उस दान को चोरी किया गया, तो वो कार्य जो है बिल्कुल अत्यंत निंदनीय है। जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुख्य न्यायाधीश के जांच कराने की मांग की है, वो सर्वथा न्यायोचित है। IM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आज बहराइच की विधानसभा मटेरा में थे और उन्होंने मटेरा विधानसभा से उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव का ऐलान किया है। वहाँ से वो एक मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ पर विधानसभा मेंबर हैं मारिया शाह, जो डॉक्टर वक़ार शाह की बहू हैं और बहुत एक्टिव, मुतहर्रिक और फ़आल लेडी हैं। तो उनकी क़यादत को ख़त्म करके वहाँ पर वो अपने चेले को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक जून की शुरुआत में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान दान पात्र से नकदी और अन्य वस्तुओं के गायब होने की आशंका सामने आई। इसके बाद मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। फुटेज में एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिसके आधार पर आंतरिक स्तर पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में मामले को गोपनीय रखा गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा वार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार IIT बनाने की बजाय SIT बनाने में लगी हुई है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस ने अखिलेश के बयान का समर्थन किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में चुनावी बिसात बिछने से पहले आरोपों की राजनीति गर्म है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2027 की चुनावी लड़ाई अयोध्या के राम मंदिर और कथित चंदा चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही है। अब अखिलेश यादव के नए बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बीजेपी का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में बननी चाहिए IIT पर बन रही है SIT। अखिलेश यादव के बयान से सियासी गर्मी बढ़ गई है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव हमेशा विरोध करते हैं। ये सरकार का नहीं बल्कि ट्रस्ट का मामला है। SIT जांच कर रही है। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि अखिलेश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अखिलेश जी हमेशा विरोध करते हैं, उनको पता है वो ट्रस्ट का मामला है, सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने अपील किया कि SIT से जांच करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने SIT गठित कर दी और जांच भी शुरू हो गई है। जो जांच रिपोर्ट आएगी अखिलेश को भी भिजवा देंगे अगर कहेंगे तो। अखिलेश जी अपनी जिम्मेदारी से मुकरे हैं। विपक्ष की भूमिका शून्य है, लेकिन सरकार अपने किसी भी काम को करने में आगे बढ़ रही है। अयोध्या के इशू पर भी SIT का गठन हो गया है। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगी जी सक्षम हैं, हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। जहां बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस सपा के सुर में सुर मिला रही है और पूछ रही है कि आज तक किस SIT का रिजल्ट आया है, सरकार बताए। बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव जी ने। आज तक किस SIT का कोई रिजल्ट आया है बताएं। 89 से ज़्यादा SIT योगी सरकार ने बनाई, उसमें कितने लोगों को दोषी किया गया ये बताएं। ये SIT सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने का एक कुत्सित प्रयास है। जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो बच जाएं। वो जिन लोगों ने चंदा चोरी का, जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का, जिन लोगों ने पाप किया है, उनको संविधान से बचाने के लिए एक कोशिश है। धर्म के संविधान से तो, धर्म से तो वो बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे कालनेमियों को बचाने की कोशिश करके अपने आप को रावण के साथ होने का दावा मुझे लगता है करेगी आगे। कांग्रेस का आरोप है कि SIT का गठन सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने के लिए किया गया है। अब देखना होगा कि सियासी शोर में SIT की जांच में क्या निकलता है। पंजाब की सियासत और सिख धार्मिक हलकों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब ने एक कड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान को गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित कर दिया है।
अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने 5 सिंह साहिबान की एक अहम बैठक के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान किया है। अकाल तख्त की ओर से जारी बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख मर्यादाओं के उल्लंघन और धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पंजाब की सियासत और सिख धार्मिक हलकों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब ने एक कड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने 5 सिंह साहिबान की एक अहम बैठक के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान किया है। अकाल तख्त की ओर से जारी बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख मर्यादाओं के उल्लंघन और धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि 5 सिंह साहिबान की बैठक में इस मामले पर विचार करने के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुदोषी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया जाता है। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਲਪਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ अकाल तख्त के इस फैसले के बाद पंजाब की विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को अकाल तख्त द्वारा इतना कड़ा आदेश दिया गया हो। विपक्ष ने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे या तुरंत अकाल तख्त के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांगने की मांग की है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति शराब पीकर गुरुद्वारे जा सकते हैं उसे सिख कैसे कह सकते हैं। भगवंत मान तुसीं मानदे हो भी कोई सिख है? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਪਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। हम सब लोग अकाल तख्त साहब को मानते हैं और उनके जथेदार ने कहा है और बड़ा इल्जाम है, बड़ी बात है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। नैतिकता के आधार पर देखो, ये वीडियो काफी देर से वायरल था और इसकी पुष्टि नहीं हुई थी और सरकार कह रही थी कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। तो अकाल तख्त के जत्थेदार गरगज साहब ने इस वीडियो को जो 2 अलग अलग फोरेंसिक लैब में भेजकर टेस्ट करवाया। नेचुरली वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ऑथेंटिक फोरेंसिक लैब्स हैं, तो उनमें ये पाया गया कि ये वीडियो सच्ची है, इनमें कोई ना तो छेड़छाड़ हुई है और ना ही ये AI जनरेटर है। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि भगवंत मान जी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और उस वीडियो को सरकार अपने तौर पर एक निष्पक्ष एजेंसी के पास भेज के या बिल्कुल बिना किसी दखलंदाजी के दोबारा अगर उनको लगता है तो उसकी वो जांच करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तो बाद कोई गुंजाइश नहीं कि भगवंत मान के खिलाफ जथेदार अकाल तख्त साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये इस नों वड्डी बेअदबी नहीं हो सकती। गुरु साहिबान दी फोटोआं वल नूं मूंह करके पेशाब करना, उस वीडियो नूं दी वेरीफिकेशन 2 लैबोरेटरीज तो जथेदार अकाल तख्त साहब ने कराती है। इस तो बाद मैं समझदा कि नैतिक तौर पे भगवंत मान नूं खुद इस्तीफा दे देना चाहिए ते केजरीवाल नूं पार्टी चों चलदा कर देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का कैंडीडेट बनाना पंजाब के लोगों की तोहीन होगी, सिखां की तोहीन होगी, गुरु नानक नाम लेवा की तोहीन होगी। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वे अकाल तख्त और उसकी सर्वोच्चता का पूरा सम्मान करते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित होना क्या होता है।
सिख धर्म में अकाल तख्त का आदेश सर्वोच्च होता है। किसी भी सिख को गुरुद्रोही या पंथ विरोधी घोषित किए जाने का मतलब है कि उसे सिख समुदाय से सामाजिक और धार्मिक तौर पर अलग थलग कर दिया गया है। जब तक वह व्यक्ति स्वयं अकाल तख्त के सामने पेश होकर माफी नहीं मांगता और धार्मिक सजा पूरी नहीं करता, धार्मिक सजा पूरी होने के बाद ही उसे पंथ में वापस स्वीकारा जाता है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ ये एक्शन एक कथित वायरल वीडियो के चलते लिया गया है, जिसमें वे गुरु साहिब की तस्वीरों पर कथित तौर पर शराब छिड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। भगवंत मान को अकाल तख्त द्वारा गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित होने के बाद अब राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री भगवंत मान के अगले कदम पर टिकी हैं। स्थापित परंपराओं के अनुसार संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि मुख्यमंत्री अमृतसर स्थित अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हों, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे और 5 सिंह साहिबान द्वारा तय की जाने वाली धार्मिक सेवा को स्वीकार करें। बिहार एटीएस और मध्य प्रदेश एटीएस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मधुबनी से एक संदिग्ध मौलाना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 56 वर्षीय इजराहुल हक पिता स्वर्गीय हाजी अब्दुल गफूर के रूप में हुई है। इजराहुल हक मूल रूप से मधुबनी जिले के ग्राम नौटोल सरिसफपाही थाना पंडौल का रहने वाला है, लेकिन वो मधुबनी शहर के राघोनगर स्थित मदरसा नूरे मोहम्मदिया उर्दू मोहल्ला में रह रहा था। शुरुआती जांच में आरोपी इजराहुल हक की कथित रूप से एक पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में होने की बात सामने आई है। इस छापेमारी के दौरान आरोपी इजराहुल हक ने 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार एटीएस और मध्य प्रदेश एटीएस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मधुबनी से एक संदिग्ध मौलाना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 56 वर्षीय इजहारुल हक पिता स्वर्गीय हाजी अब्दुल गफूर के रूप में हुई है। इजहारुल हक मूल रूप से मधुबनी जिले के ग्राम नौटोल सरिसफपाही थाना पंडौल का रहने वाला है, लेकिन वो मधुबनी शहर के राघोनगर स्थित मदरसा नूरे मोहम्मदिया उर्दू मोहल्ला में रह रहा था। शुरुआती जांच में आरोपी इजहारुल हक की कथित रूप से एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने की बात सामने आई है। इस छापेमारी के दौरान आरोपी इजहारुल हक से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो इजहारुल हक ने दाउल उलेमा देवबंद उत्तर प्रदेश से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद वो इमाम मेहंदी नामक व्यक्ति के संपर्क में चला गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इजहारुल हक गूगल मीट के जरिए अपने आका के साथ मीटिंग करता था। इसके साथ ही वो कई बार कर्नाटक और मुंबई में मिलने भी गया था। मिली जानकारी के मुताबिक इसी मामले की जांच करते हुए एमपी की एटीएस टीम ने बिहार एटीएस से संपर्क किया। फिर दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इजहारुल हक को मधुबनी से दबोच लिया। अमेरिका के सिएटल में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप जी के 2 टीमें इजिप्ट और बेल्जियम के बीच मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। इस मैच में इजिप्ट और बेल्जियम दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। इस मैच के ड्रॉ होने के साथ ही इजिप्ट की फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के 92 साल पुराना इंतजार अभी भी जारी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इजिप्ट की टीम इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू की एंट्री ने मैच का रुख बदल दिया। इजिप्ट ने बढ़त तो हासिल कर ली थी, लेकिन अंत में मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और वर्ल्ड कप में इजिप्ट की पहली जीत का उसका 92 साल पुराना इंतजार अभी भी जारी है। ग्रुप जी के इस रोमांचक मुकाबले में इजिप्ट ने बेल्जियम को कड़ी टक्कर दी। मैच के 19वें मिनट में इजिप्ट के मिडफील्डर इमाम आशुर ने शानदार गोल दाग दिया। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला गोल था। अपने देश के लिए 30वां मैच खेल रहे आशुर के इस गोल से इजिप्ट ने बेल्जियम पर बढ़त बना ली। बेल्जियम ने दूसरे हाफ के
66वें मिनट में अपने सबसे बड़े हथियार रोमेलू लुकाकू को मैदान पर उतारा। लुकाकू के आने से बेल्जियम के हमलों में नई जान आ गई। मैदान पर उतरने के महज 23 सेकंड बाद ही लुकाकू का असर दिखाई दिया। दाएं फ्लैंक से आए एक खतरनाक क्रॉस पर लुकाकू गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दबाव में मिस्र के डिफेंडर मोहम्मद हानी ने गेंद अपने ही गोल में पहुंचा दी। इस आत्मघाती गोल के साथ स्कोर 1-1 हो गया। इससे इजिप्ट की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, जबकि बेल्जियम ने राहत की सांस ली। आखिरकार मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इजिप्ट ने शानदार जुझारूपन दिखाया, लेकिन वर्ल्ड कप में पहली जीत का उसका 92 साल पुराना इंतजार एक बार फिर बढ़ गया। वहीं बेल्जियम ने हार टालते हुए महत्वपूर्ण 1 अंक अपने नाम किया। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा का क्रेज आज भी देखने को मिलता है। फिल्म की जबरदस्त कास्ट और दमदार डायलॉग से सजी खूबसूरत कहानी फैंस के दिलों में ताजा है। अब फिल्म रिलीज के 25 साल हो चुके हैं। गदर एक प्रेम कथा की सिल्वर जुबली के मौके पर एक खास इवेंट के जरिए इसे सेलिब्रेट किया गया, जहां पर पूरी टीम एक बार फिर साथ नजर आई। इस खास इवेंट में सनी देओल, अमीषा पटेल, अनिल शर्मा समेत फिल्म के सभी जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा का क्रेज आज भी देखने को मिलता है। फिल्म की जबरदस्त कास्ट और दमदार डायलॉग से सजी खूबसूरत कहानी फैंस के दिलों में आज भी ताजा है। अब फिल्म रिलीज को 25 साल पूरे हो चुके हैं। गदर की सिल्वर जुबली के मौके पर एक खास इवेंट के जरिए इसे सेलिब्रेट किया गया, जहां पर पूरी टीम एक बार फिर से साथ नजर आई। इस खास इवेंट में सनी देओल, अमीषा पटेल, अनिल शर्मा समेत फिल्म से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुईं। सेलिब्रेशन के दौरान सनी देओल ने केक काटकर इस यादगार पल को खास बनाया। वहीं उन्होंने अमीषा पटेल और डायरेक्टर अनिल शर्मा को केक खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान सनी देओल और अमीषा पटेल ने पैपराजी के सामने जमकर पोज भी दिए, जिससे फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गईं। वहीं एक दिलचस्प पल तब भी देखने को मिला जब सनी देओल फोटो शूट कर रहे थे और तभी अमीषा पटेल वहां आ पहुंची। अमीषा को देखकर सनी देओल मुस्कुराने लगे और दोनों ने साथ में मीडिया के सामने कई पोज दिए। पैपराजी लगातार उन्हें तारा सिंह और सकीना कहकर पुकारते रहे। इसी के साथ ही अमीषा पटेल का लुक भी इस इवेंट में चर्चा में रहा। अक्सर वेस्टर्न आउटफिट्स में नजर आने वाली अमीषा इस बार इंडियन अटायर में बेहद खूबसूरत लगी। लहंगा चोली और दुपट्टे में उनका सादगी भरा अंदाज फैंस को बेहद पसंद आया। फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने 25 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और जबरदस्त कमाई भी की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। यूं ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। धन्यवाद।